हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आर के एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा सेशन चल रहा है कक्षा 12वीं से फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यूनिट से हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं 4 या 5 नंबर के लिए, आज हम उन टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विभिन्न स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना सीखेंगे। तो देखते हैं आगे। इसका पहली जो स्थिति है वो है हमारी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेल पोजीशन। एक्सेल पोजीशन तो दो प्रकार की स्थितियां होती है, एक होती है अक्षीय स्थिति और एक होती है निरीक्षीय स्थिति। तो हम सबसे पहले अक्षीय स्थिति को देखते हैं और अक्षीय स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझते हैं। इसके लिए हमको पहले क्या समझना होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या समझना होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिसिटी डाइपोल इलेक्ट्रिसिटी डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। ठीक है। तो मान लीजिए हमने दो आवेश लिया है, दो आवेश ले लेते हैं। एक आवेश ये हो गया और दूसरा आवेश हमने ले लिया, ये प्लस क्यू आवेश है और ये कैसा है? माइनस क्यू आवेश। ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी होगी, प्रभावकारी लंबाई कहते हैं जिसको, वो कितनी होगी? 2L। कितनी होगी? मान लिए हमने कितनी होगी? 2L। यदि द्विध्रुव आघूर्ण को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? P से करते हैं। काय से रिप्रेजेंट करते हैं? P से करते हैं। ठीक है। तो P इक्वल टू, यदि इन दोनों में से किसी भी परिणामी आवेश को ले लिया जाए तो Q इंटू प्रभावकारी लंबाई। तो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो परिणामी आवेश और प्रभावकारी लंबाई का कैसा होता है? गुणज होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसकी एक दिशा होती है, इसलिए इसे वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, वेक्टर P इक्वल टू 2QL। इसको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो क्या होगा? हमें ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें इसकी सहायता से क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में ये सहायक होगा। ठीक है। इसलिए इसको पहले हमारा जानना बहुत ज़रूरी था। आइए अब हम देखते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। इसको हम डाल लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना अक्षीय स्थिति में करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? हम पहले एक आवेश ले लेते हैं। एक आवेश हमने ये ले लिया, दूसरा हमारा आवेश था उसको भी हम इस तरीके से ले लेते हैं। इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे? माइनस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच की प्रभावकारी लंबाई कितनी होगी? 2L होगी। इसको अक्षीय स्थिति इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस प्रकार से हम अक्ष को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और इस अक्ष को बढ़ाने के बाद इसमें एक हम
बिंदु P ले लेते हैं जिसको बोला जाता है द्विध्रुवीय आघूर्ण। तो इस बिंदु पर हमें क्या करना रहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होता है। अब देखिए बिंदु P पर मान लो कि हमने क्या लिया, एक एकांक धनावेश ले लिया। एकांक धनावेश हमने पढ़ा था क्या होता है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक आवेश ले लिया एकांक धनावेश। तो क्या होगा, इस एकांक धनावेश के कारण और इस माइनस आवेश के कारण ये क्या करेगा, माइनस आवेश इसको अपनी ओर कैसा करेगा, आकर्षित करेगा। कैसा करेगा, आकर्षित करेगा, जिसके कारण इसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर E माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण आकर्षण का गुण लग रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें हम एक उदासीन बिंदु ले लेते हैं O। ये हमने एक उदासीन बिंदु ले लिया है O, और इन आवेशों को भी नाम दे देते हैं A और इसको दे देते हैं नाम B। तो जो OB के बीच की दूरी होगी, ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, AB के बीच की दूरी 2L, तो OB के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L। और जो हमने एकांक धनावेश लिया है बिंदु P पर, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है माइनस क्यू आवेश के कारण, क्या होगा वो माइनस EQ विद्युत क्षेत्र। और अब इस प्लस क्यू आवेश, और ये भी कैसा आवेश है, धनावेश है, एकांक धनावेश, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा, प्लस क्यू। तो इस प्रकार इसकी दिशा भी हो जाएगी कि माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा कैसी हो रही है, AP दिशा हो रही है, और इसके बाद जो प्लस क्यू के कारण कैसी होगी, PB होगी। ठीक है, और OP के बीच की दूरी, O से P के बीच की दूरी को हम कितना मान रहे हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को या न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन या मैथमेटिकल पोर्शन जो भी आता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें फिगर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। यदि आपको ये फिगर का कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो आप किसी भी डेरिवेशन की अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। और फिजिक्स का जो भी टॉपिक होता है जिसमें न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल फंडा रहता है, तो वो पूरा जो है आपके फिगर के कॉन्सेप्ट पे, मतलब चित्र के कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता है। अब यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तो आपने क्या किया, ये फिगर बना लिया, इसके बाद इसकी अच्छे से इसको समझ लिया, और आपने यहाँ पे इसको लिख दिया कि माना कि हमने ये माना है, दो आवेश लिया है A व B, उनके बीच की प्रवाह की लंबाई 2L है। इस प्रकार से यदि आपने इस फिगर को अच्छे से समझ लिया तो आप इसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र EQ माइनस EQ। पहले हम क्या करते हैं कि माइनस EQ विद्युत क्षेत्र, कल ही हमने पिछले सेशन में पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे माइनस Q। तो माइनस Q कहाँ पे है, ये है, तो इसके बीच में जो लेंगे हम वो क्या होगा, PB स्क्वायर। क्या होगा, PB स्क्वायर, R स्क्वायर होता है क्योंकि, तो हमने क्या ले लिया, PB का स्क्वायर। अब हम मान रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या निकल के आएगा, E माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे, वैल्यू क्या होगी, अब देखिए PB यहाँ पे R है और ये कितनी है O, P कितनी है L है, तो ये हो जाएगा हमारा R माइनस L पूरे का स्क्वायर। इसकी दिशा कैसी होगी, PB दिशा में, क्योंकि ये इधर पे गति कर रहा है, माइनस की आवेश का तरफ आ रहा है, इसलिए इसकी दिशा कैसी होगी, PB दिशा में, PB दिशा होगी। इसको हम समीकरण नंबर कितना देंगे, 1 दे देंगे। देखिए
माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। हमें फार्मूला पता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पे आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर की जगह में हम क्या लेंगे पीबी का स्क्वायर, और पीबी कितना है आर माइनस एल पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी एल है, तो आर माइनस कितना हो जाएगा एल का आर माइनस एल पूरे का स्क्वायर। और दिशा कैसी होगी माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किधर उत्पन्न हो रहा है पीबी की दिशा में, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया पीबी दिशा में। दिशा बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कैसी राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। सदिश राशि के लिए क्या होता है परिणाम के साथ साथ हमें काय की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता भी होती है। अब सेकंड निकाल लेते हैं हम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला फिर से पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पे प्लस क्यू आवेश कहाँ से कहाँ तक है ए से लेके पी तक है, तो ये क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर, क्या होगा ए पी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए पी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी है आर और ये वाली कितनी है एल, ये हो जाएगा हमारा आर प्लस एल पूरे का स्क्वायर। और इसकी दिशा कैसी होगी एपी दिशा में, एपी दिशा में। समीकरण नंबर 2, इसको क्या बोलेंगे हम समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हमारे पास अच्छी स्थिति में क्या हो आ गया समीकरण नंबर 1 आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा परिणामी तीव्रता निकालना होगा। तो परिणामी तीव्रता निकालते हैं, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें मैथमेटिकल फंडा जानना बहुत जरूरी है। बेसिक क्लास होती है हमारी 11th की, जिसमें हमें जितने भी गणितीय रूप होते हैं फिजिक्स के लिए, जो जो कॉन्सेप्ट गणित के लगते हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करने में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। इसलिए अगर हो सके तो आप जितने भी फिजिक्स के लिए गणितीय फार्मूले हैं 11th की बुक में आपको मिल जाएगा, एक चैप्टर ही है उसमें गणितीय अवधारणा करके, तो उसको आप बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिए। तो जिसके कारण क्या होगा आपको जब ये वैल्यू पुट करने में या डेरिवेशन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं जाएगी और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या हमें ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ दो चीज़ों की परिणामी निकाला जाता है तो क्या होता है कि बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए गणितीय अवधारणा के अनुसार यहाँ पे जो हर में है आपको दिखाई दे रहा होगा, हर में आर माइनस एल इसका स्क्वायर लिखा है, मतलब हर कैसा है छोटा है। तो जब भी हर छोटा होता है तो वैल्यू हमें कैसी प्राप्त होती है बड़ी प्राप्त होती है, और यहाँ पे प्लस में है तो ये वैल्यू कैसी होगी छोटी होगी। तो हम ये समझ लेंगे कि जो हमारा माइनस क्यू है वो कैसा होगा बड़ा होगा। तो हम इसमें से इसको प्लस क्यू को माइनस करेंगे ई क्यू को, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर माइनस क्यू माइनस ई क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू। तो ये माइनस क्यू समीकरण 1 में से समीकरण 2 को कैसा करेंगे घटा देंगे, 1 माइनस कैसा करेंगे 2 से। ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इसलिए मैंने लिख दिया है। आगे देखते हैं अब वेक्टर ई इक्वल टू वैल्यू देखिए दोनों समीकरण में आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q कैसा दिखाई दे रहा है कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q को कैसा करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर जो बचेगा हमारा क्या बचेगा 1/r माइनस एल पूरे का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल पूरे का स्क्वायर।
सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0 Q इंटू ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, और भाग में क्या चले जाएगा ऊपर r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल पूरे का स्क्वायर। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। मैंने अभी फिर से कहा था कि गणितीय अवधारणा आपको पता होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस में a माइनस बी पूरे का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। तो आपको ये पता होना चाहिए तभी आप वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो 1/4πε0 Q इंटू इसकी जगह में आप क्या रख सकते हैं 4rl अपॉन पे ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे की घात 2। आगे देखते हैं वैल्यू क्या होगी 1/पे ये 4rl कहाँ से आया है, जो आपका गणितीय अवधारणा का सूत्र होता है a प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस a माइनस बी पूरे का स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ab। इसलिए आप एक बार 11th की बुक में गणितीय अवधारणा को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और कुछ फॉर्मूले जो फिजिक्स में काम आते हैं उनको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना जाए इस कॉन्सेप्ट को समझने में। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1/4πε0। इसको यदि हम ऐसा लिख दें 2ql इंटू 2r तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। इसको हम तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं ना, पूरे 4qrl को हम ऐसा लिख सकते हैं 2ql इंटू 2r, 2 दूनी 4 हो गया, 4ql इंटू r, ठीक है। तो हम इसको ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0 2ql, अभी हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है P बराबर 2ql होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे P इंटू 2r अपॉन पे r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। यदि हम इसको ऐसा लिख दें 2pr भी लिख दें तो इसको हम p ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा लिखने में। क्या लिख दें 2pr, 2ql की जगह में p और ये r। तो ये था हमारा परिणामी तीव्रता अक्षीय स्थिति में। वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 2pr अपॉन पे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब जो इसमें कंडीशन है यदि हम लगा दें कंडीशन इफ जो हमारा 2l है मच लेस देन कैसा हो r हो, यह हमारी कंडीशन है। यदि 2l प्रभावकारी लंबाई इस दूरी से कैसे हो बहुत छोटी हो जाए तो हम क्या करेंगे इसको नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तो नगण्य मानेंगे तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 2pr और r स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा r की घात 4। तो एक r से यहाँ पे क्या होगा, एक r कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन पे r क्यू। इस प्रकार से हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हमारी कंडीशन पे वैल्यू होगी और एक्चुअल वैल्यू क्या होगी हमारी ये होगी। इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देते हैं 3। तो ये था हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का व्यंजक। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर के लिए, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, जैसा
मैंने आपको बताया है, ये मेरा फेयर ही है, ठीक है। आप चाहें तो इसे फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऐसा ही अगर यदि आप अपनी कॉपी में करते हैं या अपने एग्ज़ाम में करते हैं तो आपको 4 नंबर 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये था हमारा अच्छी स्थिति में। अब हम जो है निरक्षी स्थिति में इसको चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इससे अपने फेयर कॉपी में उतार सकते हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना जाए, आसानी से आप इसको समझ भी सकते हैं। अब हम जो अगला टॉपिक देखते हैं वो होगा हमारा निरक्षी स्थिति में। एक बात और है कि हम लोग क्या करते हैं कि गणितीय अवधारणा को भूल जाते हैं या उसे छोड़ देते हैं और डायरेक्टली हम क्या करते हैं थ्योरिटिकल पोर्शन में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन क्या है हायर एजुकेशन में या फिर आप जैसे अभी 12th पास करके IIT JEE और नीट की तैयारी करेंगे तो आपके लिए गणितीय अवधारणा का आपको ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जब हमारा ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं निरक्षी स्थिति में। दूसरा नंबर है हमारा निरक्षी स्थिति। देखिए इसमें क्या करते हैं हम पुनः क्या करेंगे, दो आवेश ले लेते हैं। माना हमने दो आवेश A व B हैं। एक आवेश ये हो गया प्लस Q और दूसरा आवेश हो गया हमारा माइनस Q। इन दोनों के बीच में एक मिनट, ये थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। प्लस Q आवेश और ये जो हमारा दूसरा आवेश होगा ये होगा माइनस Q आवेश। इन दोनों के बीच में हम एक उदासीन बिंदु ले लेते हैं। ये हमने एक उदासीन बिंदु ले लिया है जिस पे क्या होगा, हमने एक एकांक धनावेश मान लिया फिर से, ठीक है। तो क्या होगा, एकांक धनावेश कारण प्लस Q आवेश कैसा करेगा, उसे प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, प्रतिकर्षित किया इसको। यहाँ पे P बिंदु ले लेते हैं जिसमें एकांक धनावेश रखा है। इस प्रकार से प्रतिकर्षित करेगा और ये एकांक धनावेश माइनस Q आवेश के कारण कैसा होगा, आकर्षित होगा। इस प्रकार से आकर्षित होगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा विद्युत क्षेत्र मिलेगा, माइनस Q वाला, और यहाँ पे कौन सा मिलेगा, प्लस Q वाला, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमको परिणामी तीव्रता ज्ञात करना होगा। इस आवेश को हमने मान लिया है A व B आवेश है।
इनके बीच की प्रभावकारी लंबाई कैसी होगी, 2l होगी। प्रभावकारी लंबाई कैसी होगी, 2l होगी। इसको हम O नाम दे देते हैं। इनके बीच ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो कोण कैसे होंगे, थीटा होंगे। और यहाँ का कोण कितना होगा, 2 थीटा। क्यों, क्योंकि दो अंतस्थ कोणों का योग होता है बाहुकोण। ठीक है, बाहुकोण कैसा होता है, दो अंतस्थ कोणों का योग। तो थीटा थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 2 थीटा। इसके बाद इसको हम मान लेते हैं r। यहाँ पे 2l है तो ये OA की लंबाई कितनी होगी, l, और OB की लंबाई भी कैसी हो जाएगी, l। तो देखिए जब ये लंब हो गया, आधार हो गया, तो कर्ण कितना आ जाएगा हमारे पास, r प्लस l पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, r प्लस l पूरे का स्क्वायर। r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर होगा, सॉरी क्या होगा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, तो फिगर आपको समझ में आ गया क्या कि ये हमने दो आवेश लिए हैं। एक है a आवेश जिसको प्लस q माना है, b को कितना माना है, माइनस q मान लिए हैं। इसके बाद इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2l होगी। फिर एक उदासीन बिंदु ले लेते हैं निरक्षीय स्थिति में, जिसको हमने बिंदु P दे दिया यहाँ पे नाम, और इसमें हमने कैसा आवेश लिया है, एकांक धनावेश लिया है। इस बिंदु P पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करेंगे। इसके बाद जो OP की लंबाई है उसको हमने r माना है, प्लस एकांक धन आवेश और प्लस q आवेश के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण इसकी दिशा में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, प्लस q e वाला। ठीक है, और माइनस EQ किसके लिए होगा, माइनस q आवेश के लिए। इसके बीच इनकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, AP होगी, और इसकी दिशा कैसी होगी, PB होगी, माइनस q आवेश के कारण। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र आएगा प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो निकालते हैं कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन पे AP का स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, कितना होगा, माइनस q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन पे PB का स्क्वायर। इसकी दिशा कैसी होगी, PB दिशा, और इसकी दिशा कैसी होगी, AP। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो AP है, AP किसके बराबर है, PB। समबाहु त्रिभुज में क्या, समद्विबाहु त्रिभुज में AP बराबर PB। चूंकि AP बराबर है किसके, PB के, इसलिए जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा E प्लस Q बराबर होगा E माइनस Q के। लेकिन कैसा होगा, केवल परिणाम में होगा, दिशा में नहीं होगा। केवल इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर भी नहीं लगाया है। ठीक है, ये कैसा होगा, परिणाम में ही बराबर होगा। उसके लिए अब देखिए, एक जो गणितीय अवधारणा, फिर से हमको वहीं जाना पड़ेगा, और आपको पूरे फिजिक्स में ही गणितीय अवधारणा काम आएगी, इसलिए आपका गणितीय अवधारणा को जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए इस प्रकार से A और B कैसे हैं, सदिश हैं। ये कक्षा 11 में जो सदिश वाला जो चैप्टर है उसमें दिया है कि दो सदिश परिणाम में यदि बराबर हो, A और B कैसे हैं, परिणाम में बराबर है। A बराबर कैसा है, B है, केवल परिणाम में, दिशा में नहीं, केवल परिणाम में बराबर है। तो उनके बीच मान लो कोई कोण थीटा बन रहा है,
तो उनका जो परिणामी निकल के आएगा जिसको हम r मानेंगे, ठीक है, इसको कितना मानेंगे r, तो r बराबर क्या होगा 2a cos थीटा बाई 2। इस वैल्यू को अभी आप याद कर लीजिए, इसके बाद आप उसमें भी देख सकते हैं 11th के चैप्टर में सदिश सदिश में, उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। तो अभी तो आप इसको याद कर लीजिए कहीं भी लिख के कि r इक्वल टू परिणामी कितना आएगा 2a cos थीटा बाई 2। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, परिणामी तीव्रता निकालते टाइम। मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गणितीय अवधारणा आपको पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में जब भी आप डेरिवेशन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको जो है गणितीय अवधारणा ही काम आएगी। तो निकालते हैं निरक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। परिणामी तीव्रता फॉर्मूला क्या था वो, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। तो r की जगह में हमारा तीव्रता के लिए निकाल रहे हैं तो क्या ले लेंगे हम, e ले लेते हैं, वेक्टर e इक्वल टू 2a की जगह में हम दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं तो प्लस q ले लेते हैं, e प्लस q cos थीटा बाई कितना है 2 है, और हमारे पास थीटा कितना है 2 थीटा है। तो 2 थीटा बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा cos थीटा। ठीक है, समझ में आया। हमारे पास थीटा कितना है 2 थीटा, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना थीटा। वैल्यू रखते हैं, प्लस q की वैल्यू रखते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन पे AP की वैल्यू कितनी है √r² प्लस l²। ये वैल्यू कितनी है √r² प्लस l², और जब इस पूरे का वर्क करेंगे तो इससे करनी क्या होगी, कट जाएगी। तो हमारे पास मान कितना जाएगा q अपॉन पे r² प्लस l का स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये मैंने रफ में बताया है आपको, आप भी साइड में नोट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कारण देंगे तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं, तो इसलिए कारण बताना भी जरूरी है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है l है और कर्ण कितना है प्लस l²। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह में l अपॉन पे आधार हो गया l और कर्ण कितना हो जाएगा r² प्लस l²। कर्णी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं 1/2। किसी भी कर्णी को हटाते हैं तो कितना लिखते हैं 1/2। इसको थोड़ा सा यहाँ पे वन बाई पे 2, ये इसका कारण भी लिखा है। क्यों लेके आए हमने, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास l है, कर्ण की जगह में क्या ले लेंगे r² प्लस l²। कर्णी हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा उसका। ठीक है, आगे देखते हैं, वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql r² प्लस l² इंटू में r² प्लस l² पूरे की पावर 1/2 हो जाएगा।
और यही इसके आगे एक और स्टेप बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qL की जगह में हम क्या रख सकते हैं P, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला यही होता है। तो P/r² प्लस L² पूरे की पावर 1/2। तो यही था हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का व्यंजक। साइड में आप कारण दे सकते हैं, P इक्वल टू क्या होता है 2qL। तो इस प्रकार से यदि आप कारण भी देंगे तो थोड़ा आपका सिस्टोमेटिक डेरिवेशन लगेगा, जिसके कारण आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए। आगे यदि हम इसमें फिर से कंडीशन लगाएं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस L² पूरे की घात कितना हो जाएगा ये 3/2, क्योंकि जब आधार समान हो, दोनों आधार कैसे हैं समान है, तो घातें जुड़ के इस प्रकार इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। अब आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये तो था हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का व्यंजक, इस प्रकार से निकल जाएगा। लेकिन यदि हम अब कंडीशन लगा दें इफ 2L मच लेस देन R, तो क्या होगा, ये L की वैल्यू कैसी हो जाएगी नगण्य हो जाएगी। L की वैल्यू कैसी हो जाएगी नगण्य हो जाएगी। यहाँ पे नहीं मानना है, यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/P R की घात 2 और यहाँ का 2 से 2 कैसा होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R की घात 3। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी कंडीशन में। तो इसको समीकरण नंबर 3 देंगे, जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का व्यंजक कहलाएगा समीकरण नंबर 3। और यदि हम कंडीशन लगा देंगे 2L जो है बहुत छोटा है R से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R की घात 3। अब जो हमने निकाला था अक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता वेक्टर E अक्षीय, ये कंडीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि वेक्टर E अक्षीय मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 2 वेक्टर E निरक्षीय स्थिति। तो कैसा है, अक्षीय स्थिति में जो वैल्यू निकलती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निरक्षीय स्थिति से कितना होता है 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इस कंडीशन को ही बता सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 2 गुना होता है। तो ये थे हमारे फिजिक्स के जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमारी फर्स्ट यूनिट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश से, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये MP बोर्ड एग्ज़ाम में 4 या 5 नंबर से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है कि गणितीय अवधारणा जो भी यूनिट है अपनी 11th की फिजिक्स की, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसके कुछ फार्मूले याद कर लीजिएगा जो हमारे इस कॉन्सेप्ट में लगते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में व्याख्या करते टाइम, डेरिवेशन करते टाइम। तो आपको क्या है वो गणितीय अवधारणा को यदि आप अच्छे से जान जाएंगे तो आपको फिर फिगर को समझने में और ये जो डेरिवेशन चल रहा है मैथमेटिकल फंडा, इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इसके पहले वाले सेशन के वीडियो भी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।